हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक जो हम कर रहे थे वो था रेंट फ्री एकोमोडेशन। हम लोगों ने परक्यूजिट स्टार्ट किया था। परक्यूजिट में हमारा जो पहला परक्यूजिट है वो है रेंट फ्री एकोमोडेशन। इसमें हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कैसे वैल्यूएशन होता है रेंट फ्री एकोमोडेशन का, वो हम लोगों ने सीखा था। आज हम बात करेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। नॉन तो इसमें पहले आप मेरे साथ लिखेंगे, इसमें दो केस होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा। एकोमोडेशन owned by employer. Accommodation taken on lease rent by employer। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग पॉपुलेशन चेक करते हैं, ठीक है। तो सिटीज़ having population exceeding 25 lakhs, ठीक है। सेकंड केस आता है हमारा सिटीज़ हैविंग पॉपुलेशन exceeding 10 lakh but not more than 25 lakhs, ठीक है। ये केस आता है हमारा सिटीज़ हैविंग population less than 10 lakhs। इसमें हम लोग लगाते हैं वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड accommodation will be valued up to 15% of सैलरी, ठीक है। इसमें कितना लगेगा, बाकी का भी लिख लेना। इसमें लगेगा आपका 10% ऑफ सैलरी, इसमें लगेगा आपका 7.5% ऑफ सैलरी, ठीक है। पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे लिख लीजिए और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं आगे चलूं या नहीं। रजत कह रहा है सर ठीक है सर आगे बताइए। अजय कह रहा है ओके सर, ठीक है। तो समझते हैं इसको। हम लोग रेंट पे एकोमोडेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। रेंट पे एकोमोडेशन मतलब क्या होता है कि अब तक हम पढ़ रहे थे एचआरए में क्या होता था कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किराया देता था, पैसे देता था कि भाई ये पैसे लो और तुम्हें जहाँ रहना है अपनी मर्ज़ी का कहीं भी घर ले लो और आराम से वहाँ पे रहो, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होता है, कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है कि यहाँ पे अब एम्प्लॉयर पैसे नहीं देता, उसको रहने के लिए घर ही प्रोवाइड करा देता है। तो दो तरह के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में उस घर का जो फैसिलिटी मिल रही है उसका वैल्यूएशन कैसे करें, तो वो हमने लास्ट क्लास में सीखा था कैसे करते थे कि जो गवर्नमेंट टूल के हिसाब से जो वैल्यू होती थी उसी को हम लोग क्या मान लेते थे, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, रेंट टू अकोमोडेशन। ठीक है। अनफर्निश्ड के केस में, फर्निश्ड के केस में हम उसमें 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर और ऐड कर देते थे, तो वो क्या बनता था, फर्निश्ड हाउस की वैल्यू। अब आता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में दो केसेस होते हैं, यानी कि हमें ये देखना है कि जो एम्प्लॉयर घर दे रहा है एम्प्लॉय को, वो उसके खुद का है या वो किराए पे लेकर के या होटल में कैसे भी करके उसे दे रहा है। ठीक है। जैसे कि एक पर्सन है ए, ठीक है, इसका एम्प्लॉय है बी। तो ए ने क्या किया, ए का घर खाली पड़ा हुआ है या ए का कोई भी फ्लैट है वो खाली पड़ा हुआ है, और ए ने क्या किया, बी को उसकी चाबी दे दी और बी से बोला कि तुम जाके रहना स्टार्ट कर दो। तो ये कौन सी कैटेगरी का केस है, ये इस वाली कैटेगरी का केस है, यानी यहाँ पे एम्प्लॉयर अपना घर दे रहा है। दूसरी वाली कैटेगरी क्या आती है कि अब लेके चलते हैं ए है, ठीक है, उसका एम्प्लॉय है बी। अब ए का खुद का घर खाली नहीं है, कोई घर नहीं है, ए खुद ही रह रहा है अपने घर में। अब ए का एक फ्रेंड है सी, तो ए ने क्या किया कि सी का जो घर खाली था सी से चाबी ले ली, यानी वो किराया सी को दे रहा है और सी से क्या ले लिया, की ले ली, चाबियाँ ले ली, और वो चाबी किसको दे दी, बी को दे दी, और बी से बोला कि जाओ तुम सी के घर में रहना स्टार्ट कर दो। यानी अब घर किसका है, सी का है, लेकिन बी को कोई किराया इसको नहीं देना। किराया कौन दे रहा है, ए सी को दे रहा है। ठीक है। सृष्टि पूछ रही है सर ये तो एचआरए हो गया। ये एचआरए नहीं हुआ। एचआरए कब होता है कि अगर ए डायरेक्ट बी को रेंट देता तो ये क्या होता, एचआरए का केस हो जाता। ठीक है। लेकिन ए बी को रेंट ना करके वो किसको रेंट दे रहा है, सी को दे रहा है, यानी बी को तो सिर्फ फैसिलिटी मिल रही है, बी को कोई मतलब ही नहीं। बी को इनफैक्ट ये भी नहीं पता कि इसका किराया है कितना, किराया ले भी रहा है नहीं भी दे रहा है, बी को सिर्फ क्या हुआ, रहने के लिए घर मिल गया। ठीक है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो क्या समझ में आया कि दो केस होते हैं सर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में, एक क्या तो एम्प्लॉय खुद का घर रहने के लिए दे, दूसरा वो किसी दूसरे का घर किराए पर लेकर के, लीज पर लेकर के अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दे रहा है। ठीक है सर। तो अभी दूसरे केस की बात हम थोड़ी सी बाद में करेंगे, ये तो मैंने आपको समझा दिया दो केस होते हैं, क्योंकि इसकी बात अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। जब एम्प्लॉयर का घर अपना घर किराए पर देता है तो हम क्या करते हैं, उस सिटी की पॉपुलेशन चेक करते हैं जिस सिटी में घर है। ठीक है। ऐसा नहीं कि जिस सिटी में वो काम कर रहा है, हमें काम जिस सपोज करिए वो काम कर रहा है दिल्ली में और जो घर दिया है वो दिया है उसको नोएडा या गुड़गांव। ठीक है। तो हमें दिल्ली से कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे घर प्रोवाइड कराया हुआ है हमें उस सिटी से मतलब है। ठीक है सर। तो उस सिटी की पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ज़्यादा है, सिटी हैविंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग 25 लाख, यानी 25 लाख से ज़्यादा है, 25 लाख से ज़्यादा है, तो हम कितना वैल्यू करेंगे, हम उसकी सैलरी का 15% हम ये मानेंगे कि उसकी जो सैलरी का 15% है उसके बराबर उस घर की वैल्यू है। मतलब सर, मतलब ये कि सपोज़ करिए कि 1 लाख रुपये सपोज़ करिए उसकी सैलरी है, तो हम ये मानेंगे कि जो घर जो फ्री में उसको मिल रहा है रहने के लिए उसकी वैल्यू कितनी है, 15,000। तो 1 लाख प्लस 15,000 अब माना जाएगा कि वो उसे कितनी सैलरी मिल रही है, 1,15,000। ठीक है सर। सेम 25 लाख से ज़्यादा है तो आप कितना मानेंगे, 15%। अब बात आती है कि 10 से तो ज़्यादा है, 10 लाख से ज़्यादा है और 25 लाख तक है। ठीक है। 10 से ज़्यादा है यानी एक्सीडिंग 10 लाख, हो सकता है 11 लाख हो, 12 लाख हो, 13 लाख हो, और 25 लाख तक हो यानी 25 लाख से ज़्यादा ना हो। ठीक है। 25 लाख हो तो सर किस में आएगा, तो 25 लाख होगा तो इसमें आएगा। ठीक है। यहाँ पे आप एक वर्ड यूज़ कर लेना, लेस देन की जगह अप टू 10 लाख। ठीक है, अप टू 10 लाख ये सही है। 10 से 25 लाख तक है तो कितना लगेगा, 10% ऑफ सैलरी। ठीक है। 10 लाख या उससे कम है तो कितना लगेगा, 7.5% ऑफ सैलरी। जैसे मैं मान के चलता हूँ उसकी पॉपुलेशन है 17 लाख, जिस शहर में वो रह रहा है उसकी पॉपुलेशन है 17 लाख, तो सर कौन सी कैटेगरी में आएगा, तो इस वाली कैटेगरी में आप कितना लगाओगे, 10%। ठीक है।
उसकी जो पॉपुलेशन है वो हो जाती है 27 लाख। तो अब कौन सी कैटेगरी लग गई? अब लग गई ये वाली, यानी कितना लगेगा? 15%। उसकी पॉपुलेशन हो जाती है सर 1 करोड़। तो कौन सी कंडीशन लग गई? यही वाली, यानी 15%। उसकी पॉपुलेशन है 5 लाख। तो अब कौन सी कंडीशन लग गई? अब ये वाली लग गई, यानी कितना लगेगा? 7.5%। ठीक है सर। तो सर मैंने, हाँ, क्या हमें पॉपुलेशन याद करनी है शहरों की? तो वो हमें नहीं करनी। ये क्या होगा, क्वेश्चन में आपको दी जाएगी, यानी वो उसको मतलब सिटी का नाम दिया जाएगा और उसकी पॉपुलेशन कितनी है वो दी जाएगी। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि सपोज़ करिए क्वेश्चन में दिया हुआ है दिल्ली, ठीक है, और उसकी पॉपुलेशन क्वेश्चन में दी हुई है 2 लाख रुपये, 2 लाख पॉपुलेशन दी हुई है। तो आप वहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाओगे सर दिल्ली की पॉपुलेशन 2 लाख कैसे हो गई, तो क्वेश्चन गलत है, आप उसे छोड़ के आ जाओगे, ठीक है। या फिर आप उससे अपने हिसाब से लगाओगे कि दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ है या 2 करोड़ है, तो वो चीज़ हमें नहीं देखनी। हम ये मान के चलेंगे क्वेश्चन में जो दिया गया है वो उसको ठीक दिया गया है। अगर क्वेश्चन में दिल्ली की पॉपुलेशन 50,000 है तो हम मान के चलेंगे कि हाँ उसकी पॉपुलेशन 50,000 ही है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन में आपको सिटी का नाम दिया जाएगा और पॉपुलेशन दी जाएगी, ठीक है, तो हम वही पॉपुलेशन मान के हम अपना क्वेश्चन करेंगे, ठीक है सर। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, A company has provided a residential accommodation to an employee. From the following information, find out the value of perquisite of accommodation. पहला जो आपको दिया हुआ है फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस एनुअल, जो आपको दिया हुआ है 70,000, यानी फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस मतलब कि उस घर की जो मार्केट वैल्यू जो चल रही है ना, यानी कि अगर सपोज़ करो कोई भी पर्सन उस एरिया में दूसरा घर लेता है तो उसका जो रेंट होगा वो कितना होगा, एनुअल वैल्यू उसकी कितनी होगी, रेंटल वैल्यू, तो वो है 70,000, यानी 70,000। एक साल का अगर आप किराया मान के चलो तो वो कितना होगा, 70,000 रुपये। हमें इस से कोई भी मतलब नहीं है, यानी कि आप ध्यान रखोगे ऐसी कोई भी लाइन अगर क्वेश्चन में आती है तो आप उसे मतलब ना बिल्कुल बेइज्जती के साथ उसे इग्नोर करोगे, यानी मान के चलोगे कि क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है। हमें सिर्फ किससे मतलब है, सैलरी से मतलब है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है सैलरी, सैलरी जो है आपकी है 6 लाख रुपीज़, यानी कि सैलरी जो है वो है 6 लाख रुपीज़, ठीक है। अच्छा, अब आपको दिया हुआ है 2 केसेस दिए हुए हैं और आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, यानी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट बताइए। तो पहला जो केस दिया हुआ है वो दिया हुआ द हाउस इज सिचुएटेड इन अ सिटी हुज पॉपुलेशन इज़ मोर देन 25 लाख, यानी कि 25 लाख से ज़्यादा है। तो अभी अभी मैंने आपको लिखाया है, आप देखिए कि यानी 25 लाख से ज़्यादा है तो क्या लगता है 15% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो 6 लाख का 15% कितना हो गया, 90,000, यानी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कितनी हो गई, 90,000 हो गई, ठीक है। सर क्या हमें ये रेट भी क्वेश्चन में दिए जाएंगे? तो ये रेट आपको क्या करना है, ये याद करना है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन में दे दिया तो फिर क्वेश्चन फिर वो है वो क्वेश्चन ही किस बात का, ठीक है ना। तो उसको तो फिर कोई भी सॉल्व कर देगा। तो आपको रेट वेट क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ पॉपुलेशन दी जाएगी और आपको पॉपुलेशन के हिसाब से आपको रेट याद रखना है कि अगर इतनी पॉपुलेशन है तो ये वाला रेट लगेगा, ठीक है सर, समझ गए। सेकंड केस देख लेते हैं। द हाउस इज सिचुएटेड इन अ सिटी हुज पॉपुलेशन इज़ लेस देन 10 लाख, यानी कि 10 लाख से कम है। तो सर हाँ सर इसमें लगेगा 7.5%, 7.5%। सैलरी कितनी है, 6 लाख। मुझे बताओ जल्दी से कि 6 लाख का 7.5% कितना होता है, 6 लाख का 7.5% कितना होता है, जल्दी से बताओ, सॉल्यूशन मत देखना। रजत कह रहा है सर 45,000, ठीक है रजत, मैं मान के चल रहा हूँ तुम सही कह रहे हो, अच्छे बच्चे हो इसलिए, यानी कि अब वैल्यू पर किसी कितना आ गया, 45,000 आ गया। बात क्लियर है, ठीक है, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब अपना सेकंड वाला केस देखते हैं। हमारे जो कि मैंने आपको बताया कि 2 केस होते हैं, एक होता है आपका जहाँ पे एम्प्लॉयर का खुद का घर होता था, दूसरा होता था कि अकोमोडेशन
टेकन बाय एम्प्लॉयर ऑन लीज और रेंट, यानी कि किराए पर लेकर के दे रहा है। जहाँ पे आपको याद हो केस था हमारा, यहाँ पे एक थर्ड पार्टी आ जाती है, सी आ जाती है, उसको खुद का घर नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? तो इस केस में जो वैल्यू निकलती है वो निकलती है 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, विच एवर इज लेस will be value of rent free accommodation, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ। एकोमोडेशन टेकन बाई एम्प्लॉयर ऑन लीज और रेंट, यानी कि अब एम्प्लॉयर खुद का घर नहीं है, अब वो क्या कर रहा है कि किसी दूसरे के घर को किराए पर लेकर के अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दे रहा है, ठीक है। तो उस केस में उसके का वैल्यूएशन कैसे होगा? क्योंकि एम्प्लॉय को तो फ्री में रहने के लिए मिल रहा है, तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या होगी घर की? तो दो केसेस हैं यहाँ पे, आपको दोनों को कंपेयर करना है। दोनों में जो कम हो उसी को क्या मान लिया जाएगा? वैल्यू मान लिया जाएगा, ठीक है सर। तो दो केस क्या क्या हैं? पहला केस है 15% ऑफ सैलरी, यानी फर्स्ट है ए, वो है हमारा 15% ऑफ सैलरी। आप क्या करोगे? सबसे पहले 15% ऑफ सैलरी आप निकाल लोगे और जो एक्चुअल रेंट पेड बाई एम्प्लॉयर, यानी कि जो एम्प्लॉयर एक्चुअल रेंट जो पे कर रहा है, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉयर है ए, जैसे मैंने आपको अभी बताया, एम्प्लॉय है बी और एक जिसका घर है वो है सी। तो बी कौन है? हमारा एम्प्लॉय है। तो क्या करना है कि बी की सैलरी का 15% लेना है। जैसे मान के चलते हैं कि बी की जो सैलरी वो 1 लाख है, 1 लाख का 15% कितना आएगा? 15,000। और ए जो पे कर रहा है उसको, ठीक है, रेंट पे कर रहा है, वो कर रहा है 20,000 रुपये। ये हम साल का मान के चल रहे हैं, 1 लाख रुपये साल की, और ये भी क्या है? 1 लाख रुपये एनम, सॉरी 20,000 पर एनम, ये भी साल का है, क्योंकि हम लोग साल के निकालते हैं। तो दोनों में सबसे कम क्या? दोनों में है ये 15,000 कम है, सैलरी कम है। तो यानी कि जो वैल्यू मानी जाएगी वो क्या मानी जाएगी? वो मानी जाएगी 15,000, ठीक है। अगर सर ये कम होता, तो सपोज़ करो ये 10,000 होता, तो फिर क्या होता? ये वैल्यू मानी आती। यानी आप क्या करोगे कि जो एम्प्लॉयर रेंट पे कर रहा है वो, और एम्प्लॉय की सैलरी का 15%, आप दोनों को कंपेयर करोगे और दोनों में जो कम है वही क्या माना जाएगा? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आप एक काम करिए, हाँ, क्या आप एक क्वेश्चन कराइए इसका, ठीक है चलो। तो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अ कंपनी took a house on rent and allotted it to its employee, यानी कि अब यहाँ पे आप पता कैसे चलेगा कि सर किराए का है या नहीं? तो कुछ भी ना दे तो हम मानेंगे एम्प्लॉय के खुद का है, और अगर रेंट पे लिया हुआ है तो वो आपको बताएगा कि रेंट पे लिया हुआ है। जैसे कि इसमें बताया गया है, अ कंपनी टुक अ हाउस ऑन रेंट, यानी कि उसने रेंट पे लिया है, एंड अलॉटेड इट टू इट्स एम्प्लॉय, यानी उसने उसको क्या किया? अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए दे दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट ऑफ अकोमोडेशन। तो आपको क्या करना है? आपको अकोमोडेशन की वैल्यू निकालनी है, यानी कितना हुआ। तो उसने जो रेंट पेड फॉर द ईयर आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60,000, यानी एम्प्लॉयर ने जो रेंट पे किया है वो है 60,000 रुपये, और सैलरी जो गिवन है वो गिवन है आपको 5 लाख रुपये। थर्ड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड इन द हाउस, यानी फर्नीचर का कॉस्ट है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जब भी फर्नीचर को दिया जाएगा हम उसकी कॉस्ट का 10% क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि फर्निश्ड हाउस की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। मैंने बताया था कि फर्निश्ड और अनफर्निश्ड में क्या अंतर होता है। तो अनफर्निश्ड होता है कि जहाँ पे सिर्फ खाली घर रहने के लिए दिया जाता है, यानी सामान एम्प्लॉय अपना खुद लेके आता है, और फर्निश्ड में होता है कि जहाँ पे सारी चीज़ें एम्प्लॉय प्रोवाइड कराता है, यानी एम्प्लॉय को सिर्फ अपने कपड़े वगैरह लेके आने और अपना वहाँ रहना स्टार्ट करना है।
तो सर पता कैसे चलेगा कि फर्निश्ड है अनफर्निश्ड है? कि जिस क्वेश्चन में फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा तो हम क्या मानेंगे वो अनफर्निश्ड है और हम उसका जैसा करते आए हैं वैसा कर देंगे। अगर किसी क्वेश्चन में फर्नीचर की वैल्यू दी जाती है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसकी कॉस्ट का 10% क्या करेंगे और ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा? फर्निश्ड हाउस का निकल के आएगा। जैसे कि देख लेते हैं, तो सबसे पहले तो आपको दो चीज़ें दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है कि सर जो एक्चुअल रेंट जो पे किया है ना हमने, वो हमने पे किया है 60,000, ठीक है। और सर जो सैलरी दी हुई है वो दी हुई है 5 लाख। अब मैंने इतना लिखा ही था कि हम करेंगे आवाज़ आने लग गई है, यानी मैसेज आ रहे हैं हम करेंगे, ठीक है तो आप ही करिए, ठीक है। तो सर हाँ हम करेंगे, तो कैसे करोगे? कि सर आपने बताया था क्या करना है हमें कि सबसे पहले 15% ऑफ सैलरी हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो 15% ऑफ सैलरी लेंगे तो सर 5 लाख का 15% आएगा, कितना आएगा? तो सर वो आएगा 75,000, ठीक है सर। और क्या लेते हैं? और मतलब ये वो वाला हिंदी वाला और नहीं है, यानी कि हिंदी वाला यानी ये या ये। और सर हम लेते हैं कि एक्चुअल रेंट पेड बाई एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर ने कितना रेंट पे किया है? 60,000 पे किया है, ठीक है। अब क्या करते हैं? कुछ नहीं सर, विच एवर इज़ लेस, यानी दोनों में कम कौन सा है। तो अब अगर आप सेकंड या थर्ड क्लास के बच्चे को पूछोगे कि इसमें दोनों में कम कौन सा है, तो वो आँख बंद करके बता देगा कि भैया ये कम है। यानी रेंट पे अकोमोडेशन की वैल्यू कितनी हो गई? 60,000। तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन हमने कितनी निकाली? 60,000, ठीक है। अब क्या करना है? 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अगर फर्नीचर नहीं होता तो सर, तो फर्नीचर नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं करते, छोड़ देते, यही हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। लेकिन इस केस में क्या है? कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड इन द हाउस 60,000, यानी 60,000 का फर्नीचर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? 6,000 रुपये ऐड कर देंगे। तो ये आपका क्या निकल के आया? 66,000, यानी कि वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन, ठीक है। क्या सर यही आंसर हो गया? हाँ, अगर यही आंसर हो जाता, लेकिन अगर ये लाइन नहीं होती तो फोर्थ पॉइंट कह रहा है रेंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉई पर मंथ। रेंट चार्ज एम्प्लॉई पर मंथ, यानी एम्प्लॉई से कितना रेंट ले रहा है? वो ले रहा है 1,000 रुपये, तो साल का कितना हो जाएगा? 12,000। तो हम उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? तो ऐसा मैं आपको बता भी चुका हूँ लास्ट क्लास में, और अभी मैं आपको फिर से बताऊँगा, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, रेंट चार्ज्ड फ्रॉम एम्प्लॉय कितना? 12,000, जो कि 1,000 एट द रेट पर मंथ, ये 12,000 हो गया। और अब इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो कितना निकल के आया? 54। ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया सर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। आप चाहो तो इसे नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिखाया था, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन के नीचे आप इसको का सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। अब इसको समझते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर ये एम्प्लॉयर के खुद का होता, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये एम्प्लॉयर के खुद का होता, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अपने कॉपी किताब सब कुछ अभी रख देंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर ये एम्प्लॉयर के खुद का होता तो हम लोग क्या करते? अजय कह रहा है सर पॉपुलेशन चेक करते। बहुत अच्छे अजय। अगर ये एम्प्लॉयर के खुद का होता हम क्या करते? हम उस सिटी की पॉपुलेशन चेक करते, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है ना। अगर 25 लाख होती तो 15% लगाते, 10 से 25 के बीच में होती तो हम लोग 10% लगाते, और 10 तक होती, 10 या 10 से कम होती तो हम लोग क्या करते? 7.5%, 7.5% लगाते, ठीक है सर। और एम्प्लॉय किराए पे ले रहा है
तो सर आपने बताया कि एम्प्लॉयर जितना रेंट पे करे वो और एम्प्लॉय की सैलरी का 15%, दोनों कंपेयर करेंगे, दोनों में जो सबसे कम हो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, रेंट पे कॉम्पिटिशन की वैल्यू। ठीक है, मैंने वही किया। मैंने क्या किया, सैलरी का 15% निकाला, यानी 5 लाख का 15% निकाला, वो आया 75,000, हिंदी में बोलूँ तो 75,000। और रेंट पे जो किया है एम्प्लॉयर ने वो किया है 60,000। तो 75,000 और 60,000 यानी 75,000 और 60,000 दोनों में कम कौन सा है, तो दोनों में सर कम है 60,000। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड रेंट पे कॉम्पिटिशन कितनी निकल के आ गई, 60,000 आ गई। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये क्या है कि ये अगर सिर्फ यही दिया होता, यानी फर्नीचर नहीं दिया होता, तो हम इसी को वैल्यू माने थे। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन फर्नीचर भी दिया हुआ है, यानी आप उसे फर्नीचर भी दे रहे हो, तो फर्नीचर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उस फर्नीचर की कॉस्ट का 10% इसमें और ऐड कर देंगे। यानी 60,000 है तो 60,000 की का 10% निकाल के 6,000 हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन। ठीक है, आलोक पूछ रहा है कि सर अगर ओन्ड बाई एम्प्लॉयर वाले केस में फर्नीचर दिया होता तो हाँ आलोक, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर ओन्ड बाई एम्प्लॉयर में होता तो हम लोग क्या करते कि हम लोग पॉपुलेशन चेक करते, पॉपुलेशन के हिसाब से जो रेट लगता, यानी 10% ऑफ सैलरी होता तो सैलरी का 10% ले लेते, 15% ऑफ सैलरी होता तो हम लोग 15% सैलरी लेते, और उसमें भी हम लोग क्या करते, फर्नीचर का 10% ऐड कर देते। यानी फर्नीचर को आपको ऐड करना ही है, चाहे वो कोई सा भी केस हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई का केस हो, चाहे वो ओन्ड बाई एम्प्लॉयर हो, या वो रेंट टेकन ऑन लीज और रेंट बाई एम्प्लॉयर हो। ठीक है, यानी फर्नीचर अगर दिया हुआ है तो आपको आँख बंद करके क्या करना है, 10% क्या करना है, उसकी कॉस्ट का ऐड कर देना है। ठीक है सर, तो 60,000 हमारा अनफर्निश्ड निकल के आया, कंपेयर करके जो बच्चे लेस आया था, और 6,000 हमने उसमें ऐड कर दिया, तो दोनों मिला के हो गया 66,000। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एम्प्लॉय से कोई कुछ भी लेते हैं, पैसे लेते हैं, तो हम उसको माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि मैं आप लोगों को कहीं ले गया, डोमिनोज़ ले गया था, आपको लास्ट क्लास का एग्ज़ाम्पल याद हो, और वहाँ मैंने आपको 1,000 रुपये का किया था, जो भी कुछ खाना, मैंने बोला कि आपको जो भी कुछ खाना है आप खा लो। मैंने क्या किया, काउंटर पर पैसे दे दिए और ऑर्डर आया, आप लोगों ने खाया, और जो काउंटर पे जो पैसे 1,000 रुपये दे के आया था वो मैंने क्या किया, आप लोगों से वापस ले लिया। ठीक है, तो क्या आपको कोई फैसिलिटी मिली, क्या आपको कोई फ़ायदा हुआ? आप बोलोगे सर कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैंने काउंटर पे 1,000 दे के आया था और आपसे मैं सिर्फ 500 रुपये लेता, तो मैं कहता कि फिर मैं आप लोगों से बोलता कि मैंने तो 1,000 का आप लोगों को बेनिफिट दे दिया, यानी 1,000 का पिज़्ज़ा आप खिला दिया। तो आप क्या बोलोगे, सर 1,000 का क्या खिलाया? क्यों? 500 रुपये तो मेरी जेब से थे ना उसमें, तो मुझे आपने कितने खिलाया? सिर्फ 500 का। ठीक है, अगर मैं आपसे 800 ले लेता तो आप क्या बोलते, सर आपने तो सिर्फ 200 रुपये खर्च किए, 800 तो मेरे थे ना, हमें बेनिफिट सिर्फ कितने का मिला? 200 रुपये का। तो आप 1,000 की बात क्यों कर रहे हो? तो यही कंसेप्ट लगाना है इसमें। एम्प्लॉयर चीख के चिल्ला रहा है कि मैंने एम्प्लॉय को 66,000 का घर दे दिया रहने के लिए, 66,000 का घर दे दिया रहने के लिए, यानी 60,000 का घर, 6,000 का फर्नीचर, यानी 66,000 का दे दिया। तो एम्प्लॉयर तुरंत आता है कि भाई ये बताना कि 1,000 पर मंथ तो तुम मुझसे ले रहे हो, यानी 12,000 तो तुम मुझसे ले रहे हो, तो 66,000 का बेनिफिट मुझे कैसे मिल गया? अब एम्प्लॉयर की बात दिमाग में आ गई, बोला कि हाँ यार तो सही कह रहा है, तो 66,000 में से तूने मुझे जितना भी दिया है ना, तू उसको माइनस कर ले। तो 66,000 में से 12,000 माइनस कर लिया, तो अब कितना आया? 54,000। तो एम्प्लॉय को बेनिफिट कितने का मिला? 54,000 का। यानी अब एम्प्लॉयर चिल्ला रहा है कि मैंने जो 66,000 का दिया था वो एक्चुअली में कितना दिया है? 54,000 का। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, और ये वाली याद रखनी है। यानी केस कोई भी हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट का हो, चाहे ओन बाई एम्प्लॉयर हो, चाहे रेंट बाई एम्प्लॉयर हो, आपको क्या करना है कि अगर फर्नीचर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप बिना देखे समझे क्या करोगे, 10% उठा के ऐड कर दोगे। ऐसे ही अगर रेंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सीधा उसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे। यानी इसको आप ऐड करोगे, इसको आप लेस करोगे। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, इसमें एक केस और आता है, और अगला, और वो केस है एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट
होटल बाई एम्प्लॉयर। ठीक है, तो इसमें पहले आप लिख लोगे इफ केस 1 है हमारा, इफ accommodation provided by employer does not exceed 15 days ठीक है, तो वैल्यू क्या रहेगी हमारी, निल यानी 0। सेकंड, इफ accommodation exceeds 15 days, then 24% of salary, ब्रैकेट हम लिखेंगे, of only those days which such accommodation provided in hotel। और एक्चुअल रेंट पेड और पेबल बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, आप इसे लिख लीजिए, फिर हम इस पर बात करेंगे। इसको समझते हैं। तो अभी तक क्या कर रहे थे कि एम्प्लॉयर के खुद का घर था या वो किराए पर लेकर के रह रहा था। अभी किराए वाली जो सीरीज़ है उसका ही दूसरा पार्ट है, यानी आप समझिए कि जैसे सिंघम 1 और सिंघम रिटर्न्स थी, ऐसे ही ये क्या है, ये उसी का दूसरा पार्ट है। ठीक है, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट होटल बाई एम्प्लॉयर, यानी कि पहले वो क्या था किसी दूसरे से किराए पर लेकर के रहने के लिए दे रहा था, अब वो किराए पर ना लेकर के वो होटल में रोक रहा है, एम्प्लॉय को रहने के लिए दे रहा है, यानी उसको होटल में रूम दिला दिया और उसका जो रेंट है जो रूम का वो कौन पे कर रहा है, वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि आप लोग पहले डेज़ गिनोगे, ठीक है सर गिन लिए, तो अगर वो डेज़ 15 डेज़ तक हैं यानी 15 दिन तक हैं, तो उसका कोई भी बेनिफिट आप मतलब वो जो वैल्यू है वो आप चार्ज नहीं करोगे, यानी उसकी वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। क्योंकि सपोज़ करो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने क्या किया, अपने एम्प्लॉई को किसी दूसरे शहर भेजा, बी को अपने ऑफिस के काम से 2 दिन 4 दिन 6 दिन के लिए 10 दिन के लिए, और अब उस दौरान बी सड़क पर तो रहेगा नहीं, यानी बी कहाँ रुका, होटल में रुका। तो आपने क्या बोलोगे कि सर हाँ बी ना होटल पर रह रहा है, यानी कि 5 स्टार होटल में रह रहा है, जहाँ भी रह रहा है, और उसको बेनिफिट मिल रहा है, और आप क्या करो उसकी सैलरी में ऐड कर दो। तो बेनिफिट वो ले रहा है, लेकिन वो बेसिकली काम किसके लिए कर रहा है, वो अपने एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है, यानी ऑफिशियल के लिए, यानी वो बेनिफिट, वो बेचारा रुकता ही कितना होटल में, सो रात को ही तो सोता है, दिन में तो उसका सारा बाहर क्लाइंट्स के साथ निकलता है, या जो भी कोई रीज़न हो, रहता नहीं रहता मुझसे मतलब नहीं, लेकिन बात क्या है कि वो ऑफिशियल है, यानी कि वो पर्सनली यूज़ नहीं कर रहा, वो ऑफिशियल ड्यूटीज़ पे है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि सर 15 दिन तक है तो आप कोई वैल्यू चार्ज नहीं करोगे। अगर 15 से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, 15 से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम मान के चलते हैं नॉर्मली जो काम होता है वो 15 दिन में कंप्लीट
हो जाता है। अगर 15 से ज़्यादा होता है तो आप क्या करोगे सर 24% ऑफ सैलरी, यानी कि याद करो अभी हम केस में कितना ले रहे थे, ये सेम वही केस है, लेकिन जो चेंज है वो कहाँ है, पिछले जो केस में था 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट दोनों में जो कम होता था हम उसे लेते थे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग 15 को बढ़ा करके करते हैं 24% ऑफ सैलरी। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि होटल में जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है, कंपेयर टू किसी के रूम से। तो हम ये मान के चले कि यहाँ पे परक्यूजिट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से क्या होगा कि हम सैलरी का उसमें ज़्यादा चार्ज करेंगे, यानी 15 की जगह हमने बढ़ा के कर दिया 24%। लेकिन ध्यान ये रखना कि जितने दिन वो रहेगा हम सिर्फ उतने दिन की सैलरी का ही क्या लेंगे, 24% लेंगे। मतलब तो समझ में नहीं आया, तो मैं अभी आपको समझाऊंगा। अभी हम इतना मांगे चलते हैं कि 24% ऑफ सैलरी। अगर सपोज़ करो कि वो 40 दिन रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसकी 40 दिन की सैलरी निकालेंगे। वो कैसे निकलेगी कि टोटल सैलरी को हम डिवाइड करेंगे 365 से, यानी साल की आपको सैलरी दी हुई है, हम उसको डिवाइड करेंगे 365 से, तो आपके पास क्या आएगी एक दिन की, और उसमें आप क्या करोगे 40 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी 40 दिन की सैलरी आ जाएगी। और आप इस 40 दिन की सैलरी का क्या निकालोगे, 24% निकालोगे। ठीक है, वो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ठीक से क्लियर हो जाएगा। और आप क्या लोगे, एक्चुअल रेंट पेड बाई एम्प्लॉयर, यानी एम्प्लॉयर ने जो भी रेंट पे किया है और उसमें विच एवर इज़ लेस, यानी इन दोनों को आप कम, और जो भी कम होगा विच एवर इज़ लेस, यानी जो भी दोनों में कम होगा वो आपका क्या माना जाएगा, वो आपका माना जाएगा वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, ठीक है सर। अभी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, X is appointed at Kolkata, ठीक है, X is appointed at Kolkata, he stayed in a hotel for 25 days, यानी आपको देखना है कि 15 दिन से ज़्यादा है। अगर 10 दिन होता तो इस क्वेश्चन का कुछ नहीं होता, 15 दिन भी होता तो हम इसका कुछ नहीं करते, लेकिन 15 से ज़्यादा 25 दिन है तो हम इसको देखेंगे आगे। एंड देन देयर आफ्टर शिफ्टेड इन अ हाउस प्रोवाइडेड बाई एम्प्लॉयर, यानी कि उसने क्या बोला कि उसके बाद 25 दिन होटल में रहा, उसके बाद वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट स्टे इन होटल, यानी आपको जब तक वो होटल में रहा उस टाइम की आपको क्या निकालनी है, परक्यूजिट की वैल्यू निकालनी है। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेंगे। रूम रेंट इन होटल जो है वो है 1000 पर डे, तो हम उसको लिख लेते हैं साथ के साथ, ठीक है। तो जो रूम रेंट है वो है 1000 रुपये पर डे, यानी एक दिन का, और वो रहा कितना दिन है, वो रहा है 25 दिन, 25 डेज। ठीक है सर। फिर उसके बाद दिया हुआ सैलरी फॉर द वैल्यूएशन अकोमोडेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 3,65,000, और जो उसकी सैलरी है वो है 3,65,000। ठीक है। द एम्प्लॉयर रिकवर्ड 100 पर डे फ्रॉम एक्स रिगार्डिंग स्टूडेंट, यानी एम्प्लॉयर ने क्या ले लिया कि उसने बोला कि तुम होटल में रह रहे हो ना, हाँ, तो मुझे क्या करो 100 रुपये आप क्या करो पर डे के हिसाब से पे करो। आई होप आप लोग समझ चुके हो कि 100 का हम लोग क्या करेंगे, यानी रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को पता चल चुका है कि इस 100 का क्या करेंगे, और अगर नहीं पता चला तो शायद आपका ध्यान नहीं है 100% यहाँ। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि ठीक है सर, हमें पता है कि होटल में रुकता है, होटल में रुकता है तो 2 कंडीशन होती हैं, और वो कंडीशन क्या होती हैं सर, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट पेड बाई एम्प्लॉयर। ठीक है सर, हमने ये पढ़ा था। और इन दोनों में जो कम होगा, इन दोनों में जो लेस होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी सॉरी, इन दोनों में जो इनको कंपेयर करेंगे, और जो इन दोनों में लेस होगा वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ रेंट पे अकोमोडेशन। तो 24% ऑफ सैलरी निकाल लेते हैं और एक्चुअल रेंट निकाल लेते हैं। तो एक्चुअल रेंट तो आपको सी एस तक गिवन है कि 1000 पर डे है, और 25 दिन का कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 25,000 रुपये। ठीक है, ठीक है सर। 24% ऑफ सैलरी निकाल रहे हैं, तो कुछ लोग क्या करेंगे
3,65,000 सैलरी दी हुई है। कुछ लोग क्या, अगर नॉर्मली अगर हम लोग करते तो हम क्या करते, इसी का 24% निकाल लेते, लेकिन यही नहीं करना, यही नहीं करना। तो सर क्या करना है, तो सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, वो कितने दिन रुका, मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो आप समझते हैं कि ये जो सैलरी है 3,65,000 वो पूरे साल की है, तो वो पूरे साल तो रहा नहीं है होटल में कि आप उसी का 24% रख दो, तो वो जितने दिन होटल में रहा है उतने दिन की सैलरी का 24% लगाएंगे। बोले सर मतलब, तो मतलब ये कि ये जो सैलरी है पूरे साल की है, साल में कितने दिन होता है, 365 दिन, तो ये 365 दिन की सैलरी है, ठीक है। तो मैं आपसे करूँ एक दिन की सैलरी कितनी आ गई, तो सर एक दिन की सैलरी आ गई 1,000। वो कितने दिन होटल में रुका है, तो सर वो रुका है 25 दिन होटल में, तो 25 दिन की सैलरी कितनी आ गई, 25,000। ध्यान से समझना कि ये पूरे साल की सैलरी है 3,65,000, 3,65,000 जो सैलरी है वो 365 दिन की है, तो एक दिन की सैलरी कितनी आ गई, 1,000। एक दिन की सैलरी 1,000 है, तो कितने दिन होटल में रुका है, 25 दिन, तो 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे 25,000। अगर सर 30 दिन रुका होता तो अजय पूछ रहा है, तो फिर 30 का मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना, फिर क्या होता, 30,000 हो जाता। यानी जितने दिन वो होटल में रुका है आपको उतनी दिन की सैलरी कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब सैलरी कितनी आई, 25,000। अब इस 25,000 का 24% निकालना है, अब इस 25,000 का 24% निकालना है। आप मुझे बता सकते हैं कितना है 25,000 का 24%, रजत कह रहा है सर 6,000, तो मैं मान के चल रहा हूँ 25,000 का 24% कितना हो गया, 6,000 रुपये। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा सर वैल्यू ऑफ परक्यूजिट स्टेज इन होटल, और जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 6,000। अब आप मुझसे पूछोगे 6,000 कैसे आया, तो वो हम लोग, मैंने आपको बता चुका हूँ कि वो कैसे आया, ठीक है। आप लोग हेडिंग डाल लोगे सबसे पहले, जो प्रेजेंटेशन भी, चलो मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ प्रेजेंटेशन क्या होगी। तो प्रेजेंटेशन में सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालोगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, स्टे इन होटल, ठीक है। फिर आप डालोगे पर्टिकुलर्स अमाउंट और एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। 6,000 हो गया, ठीक है सर। अब क्या करना है सर, लेस, क्या लेस कि यानी 1,000 रेंट कौन दे रहा है, एम्प्लॉय दे रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, 100 रुपये किससे रिकवर कर रहा है, एम्प्लॉय से रिकवर कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो भी आप एम्प्लॉय से रिकवर करोगे उसको आप क्या करोगे, लेस कर दोगे, यानी रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है सर। यानी 100 रुपये आप ले रहे हो और 25 दिन के ले रहे हो, यानी 2500 रुपये आप लोग क्या करोगे, लेस कर दोगे, और जो टैक्सेबल वैल्यू निकल के आएगी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, वो निकल के आएगी आपकी 3,500। बात क्लियर है, ठीक है सर। आज मैं सिर्फ इन जो ये टॉपिक्स हैं इनके आपको सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्वेश्चन पे। आप लोग प्लीज़ इस गलत फहमी मत आ जाना कि जो क्वेश्चंस हैं जो रेंट पे अकोमोडेशन की, उनका लेवल यही है, ठीक है। उनका लेवल इससे बहुत ज़्यादा ऊपर है, और वो क्वेश्चंस अभी आएंगे आगे, लेकिन आज के लिए, क्योंकि होता है ना कि पहले दिन ही अगर मैं आपको वो क्वेश्चंस करा दूँगा तो फिर बच्चा घबरा जाता है और फिर वो समझने की कोशिश नहीं करता, फिर वो हथियार डाल देता है कि सरेंडर कर देता है, वो सोचता है कि मेरे बस का है ही नहीं। तो वो चीज़ मैं नहीं चाहता कि आप लोग के साथ हो। तो पहले मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ कि आप लोग देखो, आप लोग पहले सबसे पहले कंडीशंस को समझो, कंडीशंस को यूज़ कैसे करना है आप लोग वो समझो, फिर क्वेश्चंस देखो, ठीक है। तो आप सोचोगे कि यार इसमें है क्या, और फिर क्या करूँगा, फिर मैं आपको बड़े क्वेश्चंस कराऊँगा, ठीक है सर। ये टॉपिक हो गया हमारा। अब हमारा जो
चौथा कंडीशन जो इसमें के अंदर आती है वो आती है हमारी, ठीक है, accommodation provided at site। इसका मतलब क्या होता है, तो इसको समझ लेते हैं। साइट का मतलब समझ क्यों, यानी जहाँ पे कोई भी काम चल रहा है और वहाँ पे अगर अकोमोडेशन दिया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट साइट बाई एम्प्लॉयर। जैसे कोई भी माइनिंग साइट है, ठीक है, या डैम साइट है। डैम का मतलब समझते हो, ठीक है, बांध जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, या कोई भी ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट है, यानी कि तेल निकाला जाता है, तेल का जो शोधन जिसको हिंदी में शायद मुझे पता नहीं ठीक से, जहाँ से आप इतना समझो कि जहाँ से तेल वगैरह निकाला जाता है, ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट, ये जिसकी रिफाइनिंग वगैरह जहाँ होती है, ठीक है, या पावर जनरेशन साइट है। इस तरह की जो भी साइट है, यानी कि जहाँ पे ये काम चलता है, यानी जहाँ पे बिजली बनती है, जहाँ पे कोयले या हीरे की या सोने की जो खान होती है, माइनिंग साइट है, डैम या बांध वगैरह जहाँ बन रहा है वो हो सकता है, ठीक है। ऐसी जगह पे लेबर काम करती है, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, हो सकता है इंजीनियर हो या फिर लेबर हो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, अकोमोडेशन प्रोवाइड कराओगे। सीधी सी बात है, आदमी रहेगा तो उसका वैल्यूएशन कैसे करें, ठीक है। तो उसका वैल्यूएशन ठीक वैसे ही होता है कि जैसा अभी हम लोग कर रहे थे, यानी खुद का होगा तो सिटीज़ चेक करेंगे, किराए पे लेकर के रहेगा तो 15% और जो भी था एक्चुअल रेंट पेड विच एवर इज़ लेस। अगर होटल में रहेगा तो क्या करेंगे, 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर कंपेयर करेंगे तो वो लगेगा। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि अगर वो सेटिस्फाई हो जाती हैं तो फिर हम इसको निल मानते हैं, यानी हम मानते हैं कि फ्री, मतलब एक तरीके से उसको वैल्यू चार्ज नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसी जगह पे आप खुद सोचो कि कौन सी लेबर क्लास के लोग ज़्यादा रहते हैं, यानी जो लोग मेहनत मजदूरी वहाँ पे करते हैं, और जितनी उनकी सैलरी नहीं होती और उससे ज़्यादा आप उस पर जो रेंट पे अकोमोडेशन उसकी वैल्यू बढ़ा के और टैक्स लगा दोगे तो वो चीज़ नहीं हो सकती। और दूसरी बात कि ऐसी जगह पे जो ऐसे लोग होते हैं तो वो एम्प्लॉयर की भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि वो उन लोगों को अकोमोडेशन प्रोवाइड करें, रहने की जगह दिलवाएं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू निल मानेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, क्योंकि फ़ायदा उठाने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, क्योंकि लॉ में वो लूप होल्स ढूंढते हैं, तो कुछ कंडीशंस बताइए और वो सेटिस्फाई होती हैं तो हम लोग वैल्यू चार्ज नहीं करेंगे, वो ज़ीरो होगी। कंडीशन क्या है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, आप मेरे साथ लिख लोगे, बीइंग ऑफ अ टेम्पररी नेचर and area not exceeding 800 स्क्वायर फीट, ठीक है। पहली कंडीशन हमारी आ जाती है कि जो भी एम्प्लॉयर रहने के लिए कोई जगह दे रहा है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, टेम्प्रेरी नेचर का होना चाहिए। टेम्प्रेरी नेचर का मतलब जैसे आपने देखा होगा कि चारों तरफ से दीवार करा ली, एक टीन शेड लगा लिया, मतलब महीने 2 महीने 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, यानी एक टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर टाइप का जो बना लेते हैं। कुछ लोग तिरपाल वगैरह लगा लेते हैं, यानी उन्होंने बस जुगाड़ करी हुई है अपनी, वो रह रहे हैं। अब आप सोचो कि सर पूरा वहाँ पे वो फ्लैट बनवा दे, ठीक है, तब 20 मंजिल की बिल्डिंग बनवा दो या होटल बनवा दो, होटल में रहने के लिए, तो वो फिर चीज़ शिफ्ट हो जाती है अपने पिछले वाले केस पे, ठीक है। तो ये सिर्फ किन लोगों के लिए है, ये सिर्फ छोटे जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग, सिर्फ उनके लिए। तो उन लोगों के लिए क्या है कि टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर हो, यानी परमानेंट ना हो, जो भी आप टीन शेड वगैरह तिरपाल वगैरह लगा के रह रहे हो वो माना जाएगा। दूसरा, जो एरिया यानी जहाँ पे आप, वो जगह है जहाँ पे आप रह रहे हो, जो आपने बनाया हुआ रहने के लिए, ठीक है, वो जो उसका एरिया है यानी उसका क्षेत्रफल है वो 800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
यानी 800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं हो। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही बहुत बड़ा एरिया में रह रहे हो, यानी स्विमिंग पूल भी बना रखा है आपने रहने के लिए, वहाँ पे आपने गोल्फ कोर्स भी बना रखा है और कहने के लिए वो टेम्प्रेरी नेचर का है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ 800 स्क्वायर फीट से कम हो या 800 फीट तक हो, उससे ज़्यादा ना हो, और क्या हो, टेम्प्रेरी नेचर का हो। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम लोग क्या करेंगे, उसको नील मानेंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे, उसको छूट दे देंगे, यानी हम चल जाओ, हम तुम्हारा ये चार्ज नहीं कर रहे। ठीक है सर, दूसरी कंडीशन बताइए। दूसरी कंडीशन होती है नॉट लेस देन 8 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ एनी म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, यानी किसी भी म्यूनिसिपैलिटी, नगर निगम की सीमा से 8 किलोमीटर बाहर हो, यानी उससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब किसी म्यूनिसिपैलिटी के अंडर नहीं आना चाहिए उसकी सीमा के अंदर। ठीक है, यानी शहर से बाहर हो। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली में एक टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर, दिल्ली में मेट्रो का काम चल रहा है और साइड में आपने टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बना के वहाँ रहने लग गए, बोले साहब कि हम तो माफ़ होगा, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये कौन सी जगह पे है, क्योंकि जंगल में, देहात में जाके आप रह रहे हो, यानी जो आपकी जो नगर निगम की सीमा भी वहाँ समाप्त हो जाती है और उसके भी आप 8 किलोमीटर बाद आप रह रहे हो। तो दो कंडीशंस बताई मैंने, एक टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी दूसरा 800 स्क्वायर फीट से वो जगह ज़्यादा ना हो, और दूसरा म्यूनसिपैलिटी की जो लिमिट्स हैं उससे 8 किलोमीटर दूरी हो, 8 किलोमीटर अंदर ना हो। ठीक है, तीसरा और क्या हो सकता है कि या तो ये हो सकता है, या इज़ लोकेटेड इन रिमोट एरिया। रिमोट एरिया का मतलब क्या होता है, तो रिमोट एरिया का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि शहर से 40 किलोमीटर दूर हो और उस जगह की पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ लिख लोगे, ये रिमोट एरिया एक्चुअली आपके बार बार आएगा अब ये, तो रिमोट एरिया का मतलब हम लोग समझ लेते हैं, एरिया विच is located at least 40 kilometers away from a town। ठीक है, दूसरा a town not having population exceeding 20,000। ठीक है, यानी कि रिमोट एरिया का मतलब है कि शहर से कम 40 किलोमीटर दूर हो। तो आप बोलो कि सर 40 किलोमीटर दूर तो आगरा आ जाता है, मथुरा से अगर हम बात करें तो 40 किलोमीटर दूर आगरा है, तो क्या आगरा रिमोट एरिया में आ जाएगा? तो आगरा रिमोट एरिया में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फिर दूसरी कंडीशन लग गई है कि उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो कम से कम कितनी हो, मतलब 40, सॉरी मैं गलत बोल गया, उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो, 20,000 हो, यानी 20,000 से ज़्यादा ना हो। तो आप खुद सोचो कि आगरा की पॉपुलेशन के 20,000 है, यानी एक छोटे से गांव की पॉपुलेशन की आई थिंक 20,000 हो जाती है। तो रिमोट एरिया का मतलब क्या है? तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि म्यूनसिपैलिटी से 8 किलोमीटर दूर का मतलब क्या है, कि ऐसा मतलब जहाँ पे इंसान देखना दुर्लभ हो जाए, ऐसी जगह कोई बंदा रह रहा है। तो एक तो आप ऐसी जगह रह रहे हैं, सपोज़ करो, मैं इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ कि आर्मी है, CRPF है, ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग बिल्कुल नक्सली एरिया में, छत्तीसगढ़ और आपके झारखंड जैसे एरिया में, सियाचिन, लद्दाख जैसे एरिया में, जहाँ जो शहर से कई सौ किलोमीटर दूर होते हैं। आप तो 40 तो नहीं, मैं कहूँगा 400 किलोमीटर दूर होते हैं। 400 किलोमीटर कोई शहर नहीं होता, ऐसी जो जगह पे ऐसे एम्प्लॉय काम करते हैं।
और जहाँ पे आप करो 20,000, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे 200 लोग भी नहीं मिलेंगे मुश्किल से अगर आप ढूंढो तो वो ही रिमोट एरिया होता है। ठीक है, वही रिमोट एरिया होते हैं। और ऐसी जगह पे वो लोग क्या करते हैं, टेंट वगैरह लगा कर रह रहे हैं या कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना कर रह रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो कि उस चीज़ की वैल्यू भी आप उनकी सैलरी में ऐड कर रहे हो। तो वो फिर क्या है कि वो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो उन्हें अकोमोडेशन प्रोवाइड करा के। ठीक है, क्योंकि अब ये क्या है कि वो बंदा ऐसी जगह काम कर रहा है, ऊपर से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन्हें रहने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं। इसलिए इन चीज़ों को क्या किया गया, एग्जेम्प्ट किया गया। यानी आप कंडीशंस देखेंगे, यानी टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, 800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं है, रिमोट एरिया में है, जहाँ से कम शहर भी कम से शहर से 40 किलोमीटर दूर हो, और उस शहर की पॉपुलेशन भी 20,000 से ज़्यादा ना हो। तो ऐसी जगह जहाँ बंदा काम कर रहा है तो उसको रिमोट एरिया बोलते हैं। तो ऐसे केसेस में जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, नल रहेगी। ठीक है, ये सो अगला और हमारा लास्ट केस जो रेंट अकोमोडेशन में आता है, जो टॉपिक आता है, वो होता है हमारा accommodation at the time of ट्रांसफ़र। मतलब आप समझ रहे हो कि जब एक एम्प्लॉई का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह पे होता है तो उस केस में कैसे वैल्यूएशन करना है। तो उस केस में वैल्यूएशन वैसे ही होगा जैसा मैंने आपको बताया। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई केस में आप लोग क्या करोगे, वही रेंट एज पर गवर्नमेंट रूल्स। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई केस में आप वही करोगे। खुद का है तो पॉपुलेशन पे करोगे, किसी से किराए पे लिया हुआ तो 15% सैलरी, रेंट पेड विच इज लेस। होटल में है तो 24% ऑफ सैलरी, और विच एक्चुअल रेंट विच इज लेस, वो चीज़ चेक करोगे। तो प्रॉब्लम सर कहाँ आती है, तो प्रॉब्लम आती है कि ये कि सपोज़ करिए एक पर्सन, पहले मैं आपको केस समझाता हूँ कि केस बेसिकली मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो एक ये आपका एम्प्लॉय है ए, ये मथुरा में जॉब करता है, और मथुरा में एम्प्लॉयर ने इसको क्या दिया हुआ है, घर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वाइफ रहती है, यानी इसकी वाइफ रहती है, और इसके ये 2 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं इस घर में। ठीक है, अब क्या हुआ, एम्प्लॉयर ने इसका ट्रांसफ़र कर दिया आगरा, यानी आगरा में इसको एक घर दे दिया। ए ने क्या किया, ए तो पहुँच गया यहाँ से आगरा, यानी ए तो आ गया यहाँ पे, और ए की वाइफ और उसके जो बच्चे वो रह रहे हैं मथुरा में घर में। तो यानी अब यहाँ पे क्या हुआ कि एम्प्लॉय को क्या मिल गया, 2 घर रहने के लिए मिल गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसा होता है कि ट्रांसफ़र मतलब ये नहीं कि आपका आज ट्रांसफ़र हो गया और आप अगले दिन से मुँह उठा के पहुँच गए वहाँ पे। कुछ तैयारियाँ करनी होती हैं। अगर आप सिंगल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा बैग लगाया और आप चले गए। लेकिन जब आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि स्कूल में भी इन्फॉर्मेशन करनी होगी, स्कूल में भी एक प्रोसीजर होता है एडमिशन कैंसिल कराने का, TC बनवाने के लिए, या कई सारे लोगों से सामान वगैरह भी बांधना होता है, पैक करना होता है। तो उस चीज़ के लिए यानी उसके जो बीवी बच्चे थे वो गए थे वहीं पे, और ये जो था वो आ गया था आगरा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ थी कि अब ये 2 घर ले रहा है, तो क्या करें। तो इस सिचुएशन को, क्योंकि आप उनको भी टाइम देना है, तो इनकम टैक्स क्या कहता है, इनकम टैक्स कहता है कि हम ना आपको 90 दिन का टाइम देते हैं। 90 दिन का टाइम देंगे। 90 दिन का टाइम मतलब कि 90 दिन तक हम ये मानेंगे कि आपको, भले ही आप 2 घर में रह रहे हो, यानी बीवी बच्चे वहाँ रह रहे हैं और वो आगरा में आ रहे हैं, हम ये मानेंगे 90 दिन तक आप सिर्फ कौन से घर में रह रहे हो, आप एक ही घर में रह रहे हो। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि 90 दिन तक हम लोग ये मानेंगे कि उसको एक ही घर अलॉट है। ठीक है सर, कौन सा अलॉट है, तो जिसकी वैल्यू कम आएगी, रेंट फ्री अकोमोडेशन की जिसकी वैल्यू कम आएगी, यानी विच वैल्यू इज लेस, हम उसको क्या मानेंगे, उसका घर मान लेंगे। सर समझ में नहीं आया तो समझाता हूँ मैं आपको। मथुरा वाले घर के, यानी दोनों ही घर एम्प्लॉयर के खुद के हैं। मथुरा वाले खुद का था, ये था, मथुरा की पॉपुलेशन थी सपोज करो मैं कह रहा हूँ 10 लाख थी, तो हमने 7.5% सैलरी का लगाया, और आगरा की पॉपुलेशन मान लो 15 लाख थी, तो यहाँ पे हमने लगा दिया 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, इसका जो रेंट निकल के आया, मैं एग्जांपल
दे रहा हूँ उसका रेंट निकल के आया सपोज करो 7,500, इसका जो रेंट निकल के आया हुआ है 10,000 रुपये, कौन सा कम है? तो सर ये कम है। तो हम मान के चलेंगे कि ये कि एम्प्लॉय के पास सिर्फ कौन सा घर है? मथुरा का घर है, आगरा का घर है ही नहीं, सिर्फ एक घर मानेंगे। कितने दिन तक? 90 दिन तक। 90 दिन का टाइम दे रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि सारे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा कराने में यानी 3 महीने सफिशिएंट है, 3 महीने में सारा काम हो करके और यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि दोनों पे कब्जा जमाए रखें, यानी इसमें किराएदार डाल देंगे, इसमें बंदे रह रहे हैं, ठीक है, ये जो भी कुछ है, यानी वो चाहते हैं कि दोनों पे कब्जा जमा लें। तो उन लोगों के इसमें क्या होता है कि 90 दिन तक तो हम सिर्फ मान के चलेंगे एक घर, यानी हम मानेंगे ही नहीं कि आपके पास दूसरा घर है, और दोनों में से सिर्फ एक घर की वैल्यू ऐड करेंगे और वो भी उसी घर की वैल्यू ऐड करेंगे वो सब जिसकी कम हो। आप बोलोगे सर आगरा की कम हो जाए, तो हम आगरा की ऐड करेंगे, लेकिन 90 दिन से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? दोनों घर की वैल्यू क्या करेंगे? ऐड कर देंगे सैलरी में। यानी अभी तक परक्यूजिट की वैल्यू सिर्फ क्या मानते थे? 7,500, यानी 7,500, 7,500, क्योंकि उसकी कम है। लेकिन 90 दिन अगर सर ऊपर हो जाए तो 90 दिन यानी कि 10,000 ये वाली और 7,500 ये वाली, तो यानी अब कितनी मानी जाएगी? 17,500, और इस पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। पसंद आई? ठीक है सर। रजत कह रहा है सर एक बार बता दीजिए। तो सुन लो रजत कि अगर किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र होता है और ट्रांसफ़र के दौरान जब वो उसको 2 घर मिल जाते हैं, यानी एक तो जैसे वो रह रहा होता है और एक जहाँ पे वो ट्रांसफ़र होकर जाता है, ठीक है, तो हमारे रूल्स के हिसाब से उसको 90 दिन का टाइम दिया जाता है और 90 दिन तक हम सिर्फ एक ही घर की वैल्यू चार्ज करेंगे और वो भी उसी घर की वैल्यू चार्ज होगी जिस घर की वैल्यू कम आएगी, ठीक है। ठीक है सर। अगर 90 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं, 91 डेज़ हो गए, 92 डेज़ हो गए और फिर भी एम्प्लॉय ने घर खाली नहीं किया, तो उस केस में क्या क्या करते हैं? दोनों हम ये मान के चलते हैं कि एम्प्लॉय के पास 2 घर हैं, हम दोनों घर की वैल्यू क्या करते हैं? उसकी सैलरी में ऐड करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप क्या करना, आप इसको ठीक से, क्योंकि ये वीडियोस यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेंगी, तो आप वहाँ से इसको फिर से देखना और अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परक्यूजिट में। जैसे अलाउंसेस में HRA हमारा इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही परक्यूजिट में ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसका क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। तो आप प्लीज़ इसको एक बार फिर से देख लेना, समझ लेना, और फिर मैं इसके जो नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, जो थोड़ा इसका लेवल थोड़ा हाई होगा, वो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।